इतिहास को छू कर आने वाली हवा में एक बार सांस लेकर देखिए। उस हवा में घुली वीरता की महक से आपका सीना गौरवान्वित हो उठेगा। भले ही हम में से कई लोग अपने देश की माटी में सने अपने पूर्वजों के लहू की गंध ना ले पाए हों, किंतु इतिहास ने आज भी भारत माँ के उन सपूतों की वीर गाथाओं को अपने सीने में सहज कर रखा है। इन्हीं सूरवीरों की वजह से ही हमारी आन बान और शान आज तक बरकरार है। ध्यान देने वाली बात यह है कि यह गौरव किसी धर्म विशेष या जाति विशेष का नहीं, अपितु यह गौरव है हम संपूर्ण भारतवासियों का। आज हम आपको भारत के ऐसे ही दो वीर गोरा और बादल की वीरता और पराक्रम की सच्ची कथा बताने जा रहे हैं। गोरा और बादल ऐसे ही दो सूरवीरों के नाम हैं जिनके पराक्रम से राजस्थान की मिट्टी बलिदानी है। ये ना तो राजा थे और ना ही सम्राट और ना ही बादशाह। साहस और वीरता पर एकाधिकार किसी राजा को ही हो यह जरूरी नहीं। जरा सोचिए उन भावनाओं का शिखर जहाँ सेनापति अपनी गर्दन कटवा ले और धड़ युद्ध में लड़ता रहे। दोस्तों, मेवाड़ की धरती की गौरव गाथा गोरा और बादल जैसे वीरों के नाम के बिना अधूरी है। हम में से बहुत से लोग होंगे जिन्होंने इन शूरवीरों का नाम तक नहीं सुना होगा, मगर मेवाड़ की माटी में आज भी इनके रक्त की लालिमा झलकती है। रिश्ते में चाचा और भतीजा लगने वाले ये दो वीर जौलौर के चौहान वंश से संबंध रखते थे, जो रानी पद्मिनी की विवाह के बाद चित्तौड़ के राजा रतन सिंह के राज्य का हिस्सा बन गए थे। ये दोनों इतने पराक्रमी थे कि दुश्मन उनके नाम से ही कांपते थे। कहा जाता है कि एक तरफ जहां चाचा गोरा दुश्मनों के लिए काल के समान थे, तो वहीं दूसरी तरफ उनका भतीजा बादल दुश्मनों के संहार के आगे मृत्यु तक को शून्य समझता था। दोस्तों, यही कारण था कि मेवाड़ के राजा रतन सिंह ने उन्हें अपनी सेना की बागडोर दे रखी थी। इसमें कोई संदेह नहीं कि वीरता से ओतप्रोत होने के साथ साथ गोरा और बादल में स्वामी भक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी। ये दोनों शूरवीर अपने राज्य की तरफ उठने वाली आंखों को निकाल लेने की हिम्मत रखते थे। उन्हें किसी भी कारणवश दुश्मन के सामने झुकना स्वीकार नहीं था। दोस्तों, गोरा चित्तौड़गढ़ पर शासन करने वाले रावल रतन सिंह के सेनापति थे और बादल सेनापति गोरा के भतीजे थे। दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि युद्ध रणनीति बनाने में गोरा और बादल का कोई सानी नहीं था। चित्तौड़गढ़ की सुरक्षा जिन 7 अभेद दरवाजों पर टिकी थी, उनमें से 2 गोरा और बादल थे। इतिहास जिस तरह से गोरा के पराक्रम को याद करता है, ठीक उसी तरह उनके भतीजे बादल को भी याद करता है। बादल बचपन से ही अपने काका की तरह युद्ध कला में माहिर थे। महज 12 साल की उम्र में उन्होंने जिंदगी की सबसे बड़ी लड़ाई लड़ी। युद्ध कला में महारत होना अलग बात है, परंतु महाभारत की अभिमन्यु की तरह मुश्किल हालात में अपने शौर्य को साबित करना किसी भी योद्धा के लिए सबसे मुश्किल होता है। दोस्तों, बादल के लिए अग्नि परीक्षा का समय आ गया था। चित्तौड़गढ़ के राजा रावल रतन सिंह ने एक स्वयंवर में रानी पद्मावती से शादी की। रानी पद्मिनी या पद्मावती के रूप और गुण के चर्चे आसपास के राज्यों में भी थे। दोस्तों, रावल रतन सिंह के दरबार में राघव चेतन नाम का एक संगीतक था। राघव चेतन तंत्र विद्या का भी ज्ञानी था। राघव चेतन महाराजा रावल रतन सिंह का राज पुरोहित बनना चाहता था। राघव चेतन पंडित होने के साथ साथ तंत्र मंत्र का भी साधक था। एक बार रावल रतन सिंह ने राघव चेतन को काला जादू करते हुए पकड़ लिया था। रावल रतन सिंह तंत्र विद्या का बहुत विरोध करते थे। उन्होंने राघव चेतन को इस कृत्य के लिए राज्य से बाहर निकालने का आदेश दे दिए। दोस्तों, रावल रतन सिंह को क्या पता था कि जिस चेतन को वो सजा दे रहे हैं वही उनकी और चित्तौड़गढ़ की बर्बादी का कारण बनेगा। रावल रतन सिंह के द्वारा अपमानित करके निकाले जाने के कारण राघव चेतन दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी के पास जाता है ताकि वो दिल्ली के सुल्तान से हाथ मिला सके और चित्तौड़गढ़ पर हमला करवाकर अपने अपमान का बदला ले सके। दोस्तों, राघव चेतन अलाउद्दीन खिलजी के बारे में अच्छे से जानता था। उसे पता था कि खिलजी दिल्ली के पास जंगल में रोज शिकार करने के लिए आता है। राघव अलाउद्दीन खिलजी से मिलने के लिए बांसुरी बजाता रहता था। एक दिन किस्मत से खिलजी ने राघव चेतन की सुरीली बांसुरी की आवाज को सुन लिया और उसे अपने दरबार में बुलाया। दोस्तों, इस प्रकार राघव चेतन खिलजी के दरबार में पहुंचा और आक्रांता अलाउद्दीन खिलजी के सामने पद्मिनी के रूप और सौंदर्य की तारीफ करना शुरू कर दी। रानी पद्मिनी के बारे में इस तरह की तारीफ सुनकर अलाउद्दीन खिलजी ने चित्तौड़गढ़ और रानी पद्मिनी पर कब्जा करने की ठान ली। इसके लिए अलाउद्दीन खिलजी की सेना ने सबसे पहले चित्तौड़ के दुर्ग को घेरा, परंतु चित्तौड़गढ़ दुर्ग की अभेद सुरक्षा के कारण वो कुछ हासिल न कर सका। इसके बाद अलाउद्दीन खिलजी स्वयं चित्तौड़गढ़ दुर्ग के पास पहुंचा और रावल रतन सिंह को संधि प्रस्ताव भेजा कि वो दिल्ली वापस लौट जाएगा, पर सिर्फ इस शर्त के साथ कि रतन सिंह रानी पद्मावती को एक बार देखने दें। इस पर राजा रतन सिंह का खून खौल उठा था। वो उसको इसका जवाब देना चाहते थे, किंतु उनकी पत्नी रानी पद्मिनी ने ही इस पर उनसे सहमति जताने को कहा था। असल में वो भलीभांति जानती थी
कि अगर खिलजी ने राज्य पर आक्रमण कर दिया तो उसका दुष्परिणाम राज्य की निर्दोष जनता को भुगतना पड़ेगा। ये सोचते हुए रानी ने राजा को समझाते हुए खिलजी की ये पेशकश मान लेने की सलाह दी थी। दोस्तों, योजना के अनुसार खिलजी को रानी का मुख सामने से ना दिखाकर शीशे में उनका प्रतिबिंब दिखाया जाने वाला था। ये बात जब वीर गोरा के संज्ञान में आई तब वो क्रोध से झुलस उठे तथा उन्होंने राजा को ऐसा ना करने का आग्रह किया। तब राजा रतन सिंह ने सेनापति गोरा से कहा कि हर समय युद्ध नहीं होता, कुछ समय रणनीति और कूटनीति का भी इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों, राजा के इस इनकार से गोरा इतने आहत हुए कि अपने भतीजे बादल के साथ राज्य छोड़कर चले गए। उनके राज्य छोड़ने का दुष्परिणाम ये हुआ कि उनकी गैर मौजूदगी में खिलजी ने राजा रतन सिंह को छल से अगवा कर लिया। रानी पद्मिनी को देखने के बाद अलाउद्दीन खिलजी उस समय तो महल से वापस लौट गया था, किंतु अगले दिन चित्तौड़ दुर्ग के पास बने अपने कैंप से रावल रतन सिंह को एक संदेश भिजवाया कि वो कुछ संधि प्रस्तावों पर बात करना भूल गया था। इस कारण बात को पूरी करने के लिए वो उसके कैंप में आए। दोस्तों, रावल रतन सिंह अलाउद्दीन खिलजी की ये चाल समझ नहीं पाए और कुछ चुनिंदा राजपूत सैनिकों के साथ वो अलाउद्दीन खिलजी के कैंप में पहुंच गए और अपनी पसंद को पाने में नाकामयाब होने की खींच में अलाउद्दीन खिलजी ने रावल रतन सिंह को धोखे से बंदी बना लिया। बंदी बनाने के बाद अलाउद्दीन खिलजी ने रानी पद्मावती को संदेश भिजवाया कि अगर वो उसकी खिदमत में हाजिर नहीं होंगी तो रावल रतन सिंह का कटा हुआ सिर बहुत जल्द उनके पास पहुंच जाएगा। दोस्तों, इस विकट परिस्थिति को देख रानी पद्मावती ने अपने कुछ विश्वास पात्र लोगों को गोरा बादल को ढूंढने के लिए कहा। कुछ समय तलाश के बाद गोरा बादल रानी पद्मिनी को एक जंगल में मिल गए और रानी पद्मावती ने हाथ जोड़कर गोरा बादल से विनती की और कहा कि महाराजा रावल रतन सिंह को अलाउद्दीन खिलजी की कैद से छुड़ाने के लिए उनकी मदद करें। गोरा बादल ने रानी पद्मावती से कहा, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आप सिसोदिया कुल की महारानी हैं। गोरा रानी पद्मावती को वचन देते हुए कहते हैं कि जब तक गोरा के कंधे पर दुर्जय शीश रहेगा, महाकाल से भी राणा का मस्तक नहीं कटेगा। तुम निश्चिंत रहो, महलों में देखो समर भवानी और खिलजी देखेगा केसरिया तलवारों का पानी। राणा के साकुशल आने तक गोरा नहीं मरेगा, एक पहर तक सर कटने पर भी धड़ युद्ध करेगा। एक लिंग की शपथ महाराणा वापस आएंगे, महाप्रलय के घोर प्रभंजक भी ना रोक पाएंगे। दोस्तों, ये शपथ लेकर महावीर गोरा और बादल ने राजा को छुड़वाने के लिए एक रणनीति तैयार की। अब एक बार फिर चित्तौड़ की सेना का नेतृत्व अब गोरा के हाथों में था। गोरा ने 700 की संख्या में डोलियां बनवाई और इन 700 डोलियों में 700 सैनिक बैठाए गए और हर डोली को 4-4 राजपूत सैनिक उठा रहे थे। इसका मतलब लगभग 2820 राजपूत जवानों ने अलाउद्दीन खिलजी पर आक्रमण करने की तैयारी कर ली थी। इस तरह एक डोली में एक वीर के साथ 4 वीर का हार बनकर खिलजी की सेना से 2-2 हाथ करने के लिए राजपूत सैनिक तैयार हो गए। गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को संदेश पहुंचवाया कि महारानी आने को तैयार है, पर उसके लिए महारानी की एक शर्त है। ये संदेश सुनकर अलाउद्दीन खिलजी खुश हो गया और सभी शर्तों को मानने के लिए तैयार हो गया। आखिरकार वो समय आ गया जब डोलियां लेकर राजपूत सैनिकों ने खिलजी के राज्य में प्रवेश किया। जब गोरा बादल सेना के साथ खिलजी के दरबार के बाहर पहुंचे तो गोरा ने अलाउद्दीन खिलजी को एक संदेश भिजवाया कि महारानी एक बार महाराजा रतन सिंह को मिलना चाहती हैं। पहले से ही शर्त मानकर तैयार बैठे खिलजी ने हामी भर दी। पद्मावती के भेष में डोली में बैठे लोहार को गोरा ने बंदी गृह में भेजा। बंदी गृह पहुंचते ही लोहार ने महाराजा की बेड़ियां काट दी और उन्हें मुक्त करा लिया गया। दोस्तों, राणा के वहां से प्रस्थान करने से पूर्व वीर गोरा अपने भतीजे बादल से कहते हैं कि राणा जाए जिधर शत्रु को उधर न बढ़ने देना और एक यवन को भी उस पथ पांव न धरने देना। मेरे लाल लाडले बादल आन न जाने पाए, तिल तिल कट मरना मेवाड़ी मान न जाने पाए। दोस्तों, ये सुनकर बादल बोले, ऐसा ही होगा काका, राजपूती अमर रहेगी, बादल की मिट्टी में भी गौरव की गंध रहेगी। दोस्तों, पहले से ही आदेश पर तैयार बैठी चित्तौड़ की राजपूत सेना अपने राजा को लेकर चित्तौड़ के लिए रवाना हो गई। जब ये खबर खिलजी को मिली तो उसने रणभूमि में दुगनी सेना के साथ रतन सिंह को रोकने के लिए सेना भेजी। रण का आभूषण ओढ़े गोरा और बादल तथा साथ में आए राजपूत सैनिक आर पार की लड़ाई के लिए तैयार हो गए। मैदान में खिलजी की सेना पर कहर बनकर टूट पड़े और इसी के साथ खिलजी की असंख्य सेना के सामने कुछ गिने चुने राजपूत सैनिक पहाड़ बनकर खड़े हो गए। दोस्तों, गोरा और बादल की सेना का खिलजी की सेना से बहुत भीषण मुकाबला हुआ। सैकड़ों की संख्या में आए राजपूत सैनिक असंख्य शत्रु सैनिकों पर भारी पड़ने लगे।
ये देख खिलजी का सेनापति भौचक्का रह गया। दोस्तों, दरअसल उसे भी पहले से इसकी आशंका थी। उसने भी तैयारी कर रखी थी। उसने अपनी सेना को तेजी से हमला करने को कहा। हालांकि वो गोरा को रोक पाते उससे पहले ही गोरा खिलजी के कक्ष में जा पहुंचे, जहां वो अपनी पत्नी के साथ उपस्थित था। दोस्तों, कहा जाता है कि गोरा खिलजी को मारने ही वाले थे कि वो जाकर अपनी बेगम के पीछे छिप गया। खिलजी इस बात को अच्छे से जानता था कि राजपूत वीर किसी महिला अथवा बच्चे पर वार नहीं करते, और हुआ भी यही। गोरा की तलवार जहां थी वहीं थम गई। इस मौके का फायदा उठाते ही खिलजी के सैनिकों ने गोरा पर पीछे से वार करके उसका सर धड़ से अलग कर दिया। गोरा का सिर जमीन पर पड़ा था। उसके बावजूद कहते हैं कि गोरा में इतना बल बचा हुआ था कि सिर कटने के बाद भी गोरा का धड़ खिलजी की सेना से लड़ता रहा और खिलजी के प्रमुख सेनापति जफर का सिर काटकर उसका शीश जमीन पर ला दिया। इसके बाद इस महान वीर योद्धा के प्राण निकले। दोस्तों, अपने पिता से बढ़कर चाचा की छल पूर्वक हत्या के बाद मानो जैसे बादल में स्वयं काल समा गया था। दुश्मन के भाले द्वारा पेट चीरे जाने के बाद भी बादल अपनी तलवार से युद्ध भूमि को दुश्मनों के लहू से सींचता रहा। उसके बाद चित्तौड़ के अन्य योद्धाओं ने भी महाबली गोरा का बलिदान व्यर्थ नहीं जाने दिया। उन्होंने एक कदम भी खिलजी की सेना को आगे नहीं बढ़ने दिया। अंततः वो अपने राजा रतन सिंह को मेवाड़ पहुंचाने में सफल रहे। इस प्रकार गोरा और बादल की यह रणनीति खिलजी पर भारी पड़ी और राजा रतन सिंह सकुशल वापस चित्तौड़गढ़ आ गए। इस हार से अलाउद्दीन बहुत लज्जित हुआ और उसने अब चित्तौड़ विजय करने के लिए ठान ली। आखिर उसने 6 महीने से ज्यादा चले घेरे व युद्ध के कारण किले में खाद्य सामग्री अभाव हो गया। तब राजपूत सैनिकों ने केसरिया बाना पहनकर जौहर और साका करने का निश्चय किया। जौहर के लिए गौमुख के उत्तर वाले मैदान में एक विशाल चिता का निर्माण किया गया। रानी पद्मावती के नेतृत्व में 16,000 राजपूत रमणियों ने गौमुख में स्नान कर अपने संबंधियों को अंतिम प्रणाम कर जौहर चिता में प्रवेश किया। दोस्तों, थोड़ी ही देर में देव दुर्लभ सौंदर्य अग्नि की लपटों में स्वाहा होकर कीर्ति कुंदन बन गया। जौहर की ज्वाला की लपटों को देखकर अलाउद्दीन खिलजी भी दंग हो गया। महाराणा रतन सिंह के नेतृत्व में केसरिया बाना धारण कर 30,000 राजपूत सैनिक किले के द्वार खोल भूखे शेरों की भांति खिलजी की सेना पर टूट पड़े। भयंकर युद्ध हुआ और गोरा के भतीजे बादल ने अद्भुत पराक्रम दिखाया। दोस्तों, बादल की आयु उस वक्त सिर्फ 12 वर्ष की ही थी। उसकी वीरता का एक गीतकार ने इस तरह वर्णन किया है। बादल 12 बरस रो, लड़ियों लाखा साथ, सारी दुनिया पेखियो वो खांडा बेहाथ। इस प्रकार 6 माह और 7 दिन के खूनी संघर्ष के बाद 18 अप्रैल 1303 को विजय के बाद असीम उत्सुकता के साथ खिलजी ने चित्तौड़ दुर्ग में प्रवेश किया, लेकिन उसे एक भी पुरुष, स्त्री या बालक जीवित नहीं मिला जो ये बता सके कि आखिर विजय किसकी हुई और उसकी अधीनता स्वीकार कर सके। उसके स्वागत के लिए बची तो सिर्फ जौहर की प्रज्वलित ज्वाला और छत बिछत लाशें और उन पर मंडराते गिद्ध और कौवे। रतन सिंह युद्ध के मैदान में वीरगति को प्राप्त हुए और रानी पद्मावती राजपूत नारियों की कुल परंपरा मर्यादा और अपने कुल गौरव की रक्षार्थ जौहर की ज्वालाओं में जलकर स्वाहा हो गई, जिसकी कीर्ति गाथा आज भी अमर है और सदियों तक आने वाली पीढ़ी की गौरवपूर्ण आत्म बलिदान की प्रेरणा प्रदान करती रहेंगी। दोस्तों, और इसी के साथ गोरा बादल की कथा रण के कण कण में अमर हो गई। गोरा और बादल जैसे वीरों के कारण ही आज हमारा इतिहास गर्व से अभिभूत है। ऐसे वीर जिनके बलिदान पर हमारे आंसू छलक जाएं, उन्हें कोटि कोटि नमन। तो ये थी मेवाड़ के अमर गोरा एवं बादल की गौरव गाथा। ये हैं हमारे असली नायक, जो कि हमारे लिए हमेशा प्रेरणा के स्रोत हैं। इनको पढ़ो, इनके बारे में जानो, इनके जैसे बनो, अपने इतिहास पर और खुद पर गर्व करो।